जंगल मुझे हमेशा से ही पसंद था। कुछ रहस्य होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते और मुझे जंगल उस रहस्य की तरह लगता है। हर बार जब किसी जंगली इलाके में पैर रखता हूं तो मुझे कुछ अजब ही देखने को मिलता है। शायद इसीलिए जब भी काम से छुट्टी होती है मैं किसी जंगली रास्ते पर घूमने के लिए निकल जाता हूं, लेकिन दिमाग मेरा एक इन्वेस्टिगेटर जैसा ही है। कभी कभी रहस्य सुलझाने का मन करता है, लेकिन फिर मेरा मन यह भी कहता है कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो दबे ही रहने चाहिए। शहर में काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरी ड्यूटी ज़्यादातर शहर में ही लगती है और मैं अपने सीनियर्स को कहता रहता हूँ कि मेरी बदली कर दीजिए ना, ट्रांसफ़र किसी जंगली जगह पर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आसपास के इलाके में कुछ जंगल मौजूद हैं, लेकिन वहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं है। इसीलिए हर बार मैं निराश रह जाता हूँ। इस बार कुछ ऐसा सुनने को मिला था जो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन इसमें मुझे मौका भी नजर आया। पास के जंगल में कुछ लाशें मिल रही थीं और उस केस को कुछ ऐसे सीनियर्स सुलझाना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं इस केस में खुद को घुसाना चाहता था क्योंकि इससे मन को तसल्ली भी मिलती। मैं जंगली इलाकों में जाना पसंद करता हूँ और अगर वहाँ कोई केस सुलझाने का मौका मिले मैं मना कैसे कर सकता हूँ। इस बार मैं डीएसपी सर के पास गया और उन्हें कहने लगा था, सर ये केस मुझे दे दीजिए ना, मैं इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं मन से अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि इस केस को सुलझा पाऊँ। लेकिन डीएसपी सर का कहना था, देखो केस काफ़ी उलझा हुआ लगता है, कोई सबूत हाथ लग नहीं पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता तुम इस केस में घुसना चाहोगे। ये केस एक कीचड़ की तरह है, ये कीचड़ धीरे धीरे दलदल बनता चला जाएगा। तुम अब भी इसमें फंसना चाहते हो? समझने की कोशिश करो। 5 से 7 लाशें मिल चुकी हैं और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और लगता है और भी लाशें मिल सकती हैं और भी कई लोग जो जंगल में मारे गए वो इस केस से जुड़ सकते हैं। ये कीचड़ नहीं एक दलदल है और अगर तुम इस केस में गए तो हो सकता है इस केस में बुरी तरह फंस जाओ। फिर क्या करोगे? बाहर कैसे निकल पाओगे? मैंने कुछ समय तक सोचा और उसके बाद डीएसपी सर को कह दिया, सर मैं इस केस को सुलझाना चाहूँगा, आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। तो डीएसपी सर ने ये केस मुझे दे दिया, लेकिन मुझे सावधान भी किया कि अगर तुम्हें लगे कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है तो अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर देना। हमें इस केस को बाद में घुमाना पड़ेगा। किसी को शक नहीं पड़ना चाहिए कि केस में हमें सबूत नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी देखो अगर तुम्हें कुछ नज़र आता है, क्योंकि तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है और वैसे भी तुम्हें जंगल पसंद है, तो सुलझाओ इस जंगल का रहस्य। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, जिसके बाद मैं उस जंगली इलाके में गया, फाइल को खंगालने लगा था। 5 लाशें जंगल में मिली और पांचों के पांचों अलग तरीके से मारे गए थे, लेकिन ये एक कत्ल था। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं या किसी जानवर का हमला नहीं था। मैं जंगल में जाकर उस इलाके की तफ्तीश करने लगा था। आसपास के उन पेड़ों पर लगा हुआ वो खून और लाशें किस हालात में मिली मैं देखे जा रहा था। एक लाश तो अभी अभी मिली थी जो अब भी जंगल से हटाई नहीं गई थी, क्योंकि वो लाश कल रात मिली और कल रात से वहां पर पुलिस वाले घूमे जा रहे हैं। जगह की मार्किंग की जा चुकी थी। मुर्दा घर में लाश को पहुंचाया जाना था, लेकिन मैं तभी वहां पहुंच गया और उस लाश को देखने के बाद मुझे लगा बड़ी बेरहमी से मारा गया है। अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि लाश किस हालत में थी, हो सकता है आप उस हिस्से को आगे निकालने की कोशिश करें और सुन ही ना पाए। वो लाश, कटा हुआ सर एक तरफ पड़ा था, धड़ वहीं पर पड़ा था, लेकिन जो सर था धड़ से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था। हड्डी को काटा गया था, लेकिन गले की कुछ नसें होती हैं उन्हें काटा नहीं गया। यानी सर को पूरी तरह से धड़ से अलग करने की कोशिश की ही नहीं गई, बल्कि सिर्फ हड्डी को काटने की कोशिश की गई। फिर सर को थोड़ा खींचकर जो नसें थी वो अलग हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं।
सर धड़ से अलग रखा गया। उसके बाद हथेलियों को, पैरों को, जांघ की हड्डी, पेट को इसी तरह फाड़ा गया था कि जो अंतड़ियां थी उन्हें बाहर निकाला गया, ये दिखाने के लिए कि कत्ल कितने भयानक तरीके से किया गया है। मैं भी एक बार वहां उल्टी करने वाला था। उसके बाद मैंने अपने मुंह पर रुमाल रखा क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। वहां 3-4 पुलिस वाले थे और मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी, जल्दी से लाश को निकालो, बाकी फाइल मेरे पास है। लाश मुर्दा घर पहुंचाई जानी चाहिए, तब तक मैं फाइल को पढ़ता हूं, देखता हूं बाकी लाशें किस हालात में मिली हैं। ये तो कोई सीरियल किलर हो सकता है जो सबको बहुत बुरी तरह से मार रहा है, खास तौर पर इस जंगली इलाके में। मैं फाइल को पढ़ता चला गया। एक आदमी डूबने के कारण मारा गया था, जबकि एक जलने के कारण मारा गया था। एक का शरीर पूरी तरह से पिचक गया था, जैसे ऊपर से बुलडोजर गुजर गया हो, लेकिन जंगल में कोई बुलडोजर नहीं होता। इसी तरह एक आदमी ऐसा था जो मुस्कुराता हुआ मरा पाया गया। उसकी आंखें बाहर निकाली गई थी, लेकिन दांत इसी तरह से खिले हुए जैसे वो मुस्कुरा रहा हो जब उसकी आंखें निकाली जा रही हों। और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि वो जिंदा था जब उसकी आंखें निकाली गई, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कुरा क्यों रहा था? सच कहा था डीएसपी साहब ने, ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है और धीरे धीरे दलदल में मैं धंस सकता हूं। मैं सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा, लेकिन 5 से 6 लाशें जो मिली थीं, आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं था। ये लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। इनमें से 3 लोग तो दूसरे शहर के थे। वो इस जगह पर क्यों आए? इस सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं सकता था। मैंने उनके परिवार वालों से बात की और वो बाकी लोग जो मारे गए उन्हें जानते ही नहीं थे। आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं। जंगल में ये क्यों आए, किसी के पास इसका जवाब नहीं था। यानी अब ये केस बहुत बुरी तरह से उलझता जा रहा था। लेकिन मैं जंगली इलाकों में घूमता रहता हूं, यहां के पुराने गांव में कई बार जा चुका हूं, तो मुझे लगा आसपास के गांव वालों से बात करता हूं। पुलिस वालों को देखकर कई गांव वाले डर जाते हैं और कुछ ऐसी बातें जो वो बता सकते हैं डर के मारे बताते ही नहीं, लेकिन मुझे वो अपना मानते थे। तो मैं गांव वालों से पूछने लगा कि आपको लगता है यहाँ रात के वक्त कोई ऐसा है जो किसी को मारने की कोशिश करता है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहरी लोग मारे जा रहे हैं, जंगल में कई ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो गांव वालों ने कहा, जो खेल खेलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। मैंने कहा, खेल खेलते हैं? क्या मतलब, किस खेल की बात कर रहे हैं आप? तब उस आदमी की बीवी ने उसे चुप करवा दिया। मुझे तब लग रहा था कि गांव वालों को कुछ तो ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। मैंने उस गांव वाले को रात के वक्त पकड़ा और ये कहा, देखो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम पर शक आ गया है और वैसे भी तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं, तुम फंस सकते हो। और तुम्हें पता है ना, पुलिस वाले निर्दयी होते हैं, आएंगे, पकड़ेंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। बता दो, देखो दोस्त मानते हो ना, मानो कि जो तुमने बताया वो मेरे अंदर आ गया, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम कभी लूंगा ही नहीं। बता दो जो भी पता है। उसने मुझे जो बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसने कहा कि इस जंगल में ना खेल खेले जाते हैं, वो प्राचीन खेल जो हजारों सालों से इस शापित जंगल में खेले जाते हैं, और जो उस खेल में भाग लेता है वो बुरी तरह से फंस जाता है। जो खेल को पूरा नहीं कर पाता ना, वो इसी तरह से मरता है, और जो खेल को पूरा कर लेता है वो इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता, उसकी भी मजबूरी है। ये सब जिस तरह से मारे गए हैं, ये साफ है ये खेल खेलते हुए मारे गए हैं। मैंने कहा, खेल कौन खेलता है, खिलाता कौन है? उसने कहा, वो जिंदा नहीं है, मैंने तो इतना ही सुना है। आपको एक खास तरह की रस्म करनी पड़ती है उस खेल में भाग लेने के लिए, और जीतने पर आप जो चाहो आपको वो मिलता है, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको मौत मिलती है। ये बात सुनने के बाद मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता था। मैंने बाकी पुलिस वालों को ये कहानी सुनाई और हर कोई मेरे चेहरे के ऊपर हंस रहा था। और अंत में मैं उस इंसान के पास गया
जो मेरी बातों पर पूरी तरह से यकीन किया करता था। मेरी पत्नी। अस्पताल में अपनी पत्नी को मिलने के लिए मैं बार बार जाया करता था। वो कैंसर की 4th स्टेज से लड़ रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। 6 महीने बचे हैं और मैं वो 6 महीने बड़ी खुशी खुशी से गुजारना चाहता था। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है मेरी बीवी के सिवा। इसीलिए उसके सामने बैठा थोड़ा सा मायूस मैं अपनी बीवी को कह रहा था, एक अजीब सा केस है, मैं अब उसमें फंस चुका हूँ। तो जंगल में जाना तो मुझे पसंद ही है, तो मैंने ये केस बेवजह अपने सर पर ले लिया। अब लगता है डीएसपी सर की बात सच्ची है, ये कीचड़ नहीं दलदल है, जैसा मैंने तुम्हें बताया। मेरी बीवी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम बाकियों से अलग हो, तुम इस केस को सुलझाओगे। लोगों का भला करने का मौका मिले तो हमें करना चाहिए। क्या पता मौत हमें कब आ जाए। देखो मेरी मौत की तारीख भी निश्चित कर दी गई है, 6 महीने और, हो सकता है मैं उससे पहले मारी जाऊं। मैंने अपनी बीवी के होंठों पर उंगली रखी। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करूंगा, मैंने डॉक्टर से बात की है, 6 महीने तो उन्होंने कहा है कि रिकवरी होगी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन यकीन कीजिए मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली है। उसे पता है कि वो मरने वाली है, लेकिन मैं उतनी हिम्मत खुद में नहीं ला पाता। आंखें मेरी नम हो जाती हैं और उसके सामने ही रोने लगा मैं। उसने मुझे गले से लगाया। अपनी बीवी से बात करने के बाद अस्पताल से बाहर निकला था और जल्द से जल्द मैं जंगल में जाना चाहता था। यही कारण है शहर में मन नहीं लगता। शहर में ऐसा लगता है मेरी बीवी की यादें मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब मैं पेड़ों के पास जाता हूं, कुदरत का एहसास होता है, तब मुझे दुनिया बहुत बड़ी लगती है। तब मुझे लगता है मुझे एक और मौका मिलेगा। मेरी बीवी इस दुनिया से जाने के बाद इन पेड़ों के जरिए, इस कुदरत के जरिए मेरे करीब रहेगी। यही आदत बन गई है मेरी। ये दुख खत्म ही नहीं होता। लेकिन मुझे वो केस सुलझाना था। मुझे सिर्फ अपनी ही बीवी के बारे में नहीं सोचना था, मुझे लोगों के बारे में भी सोचना था। कोई खेल है जंगल में जो कोई खेलता है, और ये कोई प्राचीन खेल है। हो सकता है कोई संस्था हो, अमीरों वाली संस्था। विदेशों में भी ऐसा होता है, तो मुझे पता लगाना चाहिए। जिसके बाद जितनी भी लाशें मिली थी, मैं उनके घर की तलाशी लेना चाहता था। ये वो काम था जो पहले किसी ने नहीं किया था। और यकीन कीजिए, जब मैं तलाशी ले रहा था, हर एक चीज़ देखी मैंने। उनकी डायरी में क्या लिखा हुआ था, घर में रखी हुई कौन सी चीज़ जो नई लाई गई थी, और वहाँ मुझे इसके साइन मिलने लगे। जितने भी लोग मारे गए ना, उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को ये कहा था कि सारी परेशानियों का हल होने वाला है। उन पर कोई ना कोई उधार था, या कोई परेशानी थी, या कोई बीमारी थी उन्हें, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान और उससे वो दूरी पाना चाहते थे। हर कोई किसी खेल की बात एक दूसरे को ज़रूर कर रहा, और उन सब ने ये कहा था, परेशानी दूर होगी, सब कुछ मिलेगा, बस एक रात की ही तो बात है। फिर मुझे उनकी डायरी में एक नक्शा मिला, एक इनविटेशन जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई थी। हर एक ने अपने घर में किसी न किसी कागज़ पर या दीवार पर बिल्कुल वैसा निशान बनाया हुआ। ये इनविटेशन का निशान था। अब तो मुझे लगने लगा कि ये कोई खुफिया संस्था है जो लोगों को मार रही है। मैंने डीएसपी साहब को इसके सबूत दिखाए और उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। वो कह रहे थे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये खुफिया संस्था, अमीर, ये इल्यूमिनाटी वगैरह, तुम इस पर यकीन करते हो? अगर इसके बारे में हमने मीडिया में बताया ना, जितनी खिल्ली हमारी उड़ेगी तुम सोच नहीं सकते। तो तुम कातिल को ढूंढो। हो सकता है कि ये कोई सीरियल किलर हो, लेकिन कोई संस्था को इसमें मत घुसाओ। लोग गुस्से में आ जाते हैं और जब पीछे पड़ते हैं ना, तो गला हमारा दबाया जाएगा कि हम अमीरों को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम ढूंढो, पता करो, किसी पर इल्ज़ाम लगाओ, अगर लगा सकते हो। किसी पर शक है तो पकड़ो उसे, पीटो। जो जंगल में तुम्हें मिलता है, कोई नशेड़ी हो, मुझे तो लगता है ये किसी न नशेड़ी का, चरसी का काम है। ढूंढो जंगल में कितने चरसी घूम रहे हैं। मैंने डीएसपी सर को समझाने की कोशिश की,
लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए ये काम मुझे ही करना था। तो मैंने सोचा गांव वालों से और ज़्यादा पूछने की कोशिश करता हूँ इस रस्म के बारे में। यानी कि अगर जंगल में सच में कोई खेल खेला जाता है और बड़े लोग ये खेल खेलते हैं, कोई प्राचीन खेल, तो मुझे उसमें भाग लेना चाहिए, देखना चाहिए कौन लोग हैं, फिर उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन भाग लेने के लिए कोई फ़ोन नंबर नहीं है, इनविटेशन में कोई ख़ास जगह के बारे में नहीं बताया गया है, तो पता करूं तो कैसे करूं? गांव वालों से पूछा मैंने और गांव वाले कह रहे थे कि ये एक ख़ास तरह का इनविटेशन होता है जो वही समझ सकता है जिसे वो इनविटेशन भेजा गया है। लेकिन इसमें भाग लेने के लिए अगर उस पहेली को कोई सुलझा लेता है तो वो भी वहाँ पर भाग ले सकता है। एक रस्म होती है, भाग लेने के लिए वो करनी पड़ती है। आपके पास इनविटेशन है? मैंने कहा इनविटेशन? हाँ है इनविटेशन, कई जगह गुदा गया है, लिखा गया है, उसमें से मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो गांव वालों ने कहा रस्म के अनुसार रात के 12 बजे आपको जंगल में पीपल का पेड़ ढूंढना होता है। ऐसा पीपल का पेड़ जिस पर लाल रंग की आग वाली लालटेन टंगी हो। ये रहस्यमय लालटेन होती है और कहते हैं उस लाल रोशनी में आसपास ऐसी काली शक्तियां घूमती हैं जो आपको वो रस्म करने पर मजबूर करती हैं। रस्म करने के बाद आपसे एक वादा लिया जाता है कि मैं खेल को निष्ठापूर्ण खेलूंगा और पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो मुझे जो सज़ा दी जाए मैं उसे कबूल करता हूं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। फिर मैंने वो जितने भी निशान थे जो वो लोग मारे गए थे उनके घर में जाकर उसकी पहचान करने की ठान ली। मैंने वो निशान एक और नोटबुक पर बनाए। उनमें एक समानता थी, जैसे एक नक्शा हो। 5 से 6 वैसे निशान जोड़ने के बाद जंगल का एक छोटा सा नक्शा बन रहा था। अब उस नक्शे के अनुसार एक बिंदु था जो हर एक निशान में। मैं उस बिंदु तक जाऊंगा और जैसा कहा गया है रात के 12 बजे, हो सकता है रात के 12 बजे वहां लोग इकट्ठे होते हों मास्क पहनकर, तो मैं भी मास्क पहनकर जाऊंगा ताकि मेरी कोई पहचान ना कर सके। जंगल के उस हिस्से में पीपल का पेड़ ढूंढ रहा था मैं। टॉर्च लिए 12 बजे से पहले ही मैंने कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन वहां तो मुझे कोई लालटेन मिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही 12 बजे, वहां पहले कोई पीपल का पेड़ था ही नहीं। अचानक ही मुझे एक तालाब के बिल्कुल बीचों बीच एक पीपल का पेड़ नजर आने लगा और उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक लाल रंग की लालटेन लटकी हुई थी। उस लालटेन को देखकर मैं हैरान हो गया। यार, इस जगह पर कोई तालाब था ही नहीं, ये पीपल का पेड़ कहां से आ गया? फिर जैसे ही मैंने उस तालाब में पैर रखा, वो तालाब गहरा था ही नहीं, होगा आधा फुट गहरा पानी, जैसे अभी अभी पानी वहां पर बिछाया गया हो। बड़े आराम से पानी के ऊपर ऊपर पैर रखता हुआ मैं उस पेड़ के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गया था। फिर मैं आसमान की तरफ देखने लगा। पेड़ कटाई करके इस आकार का बनाया गया था। लालटेन को जैसे ही मैंने छुआ, उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, उसे छुओ मत, वो रोशनी के लिए है, किसी और के इस्तेमाल के लिए नहीं। ये आवाज सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। असल में मैं चौंक गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां पर मुझे कोई नजर आएगा या किसी की आवाज सुनने को मिलेगी। लेकिन मैंने जब उससे सवाल किया, कौन हो तुम, तो मुझे जवाब मिला, मैं कौन हूं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम खेल खेलना चाहते हो या नहीं। बस इतना ही काफी था। मैं समझ गया ये उन लोगों में से है जो खेल खेलता है। लेकिन मुझे इस चीज पर भी शक था, जिस गांव वाले से मैंने बात की है, ऐसा ना हो उसने किसी और को बताया हो और फिर गांव वाले ये काम कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ फिर मुझे शुरू से ही गांव वालों पर शक है। जंगल में रहने वाले ये लोग बाहर वालों से बात करना पसंद नहीं करते और इस जंगल में ऐसी कई गांव हैं। मुझे वो लोग बड़े रहस्यमय लगते हैं। उन्हें किसी चीज की जैसे जरूरत होती ही नहीं। हो सकता है ये काम वो करते हो, लेकिन मुझे खेल में भाग तो लेना ही होगा, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। और मैं तो पूरी तरह से तैयार होकर आया था। एक बंदूक मैंने कमर में बांधी हुई थी,
जिसे कोई देख तक नहीं सकता था। एक मैंने पैर की जुराब में डाली हुई थी, ताकि अगर कहीं पर भी इमरजेंसी मुझे महसूस हुआ कि मैं खतरे में हूं तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता था। सोच समझकर मैंने उसे जवाब दिया, हाँ, मैं यहां पर खेल खेलने के लिए ही आया हूं, लेकिन मुझे रस्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मुझे इनविटेशन मिला था। फिर उस पेड़ के ऊपर बैठे उस आदमी ने कहा, तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला है, तुमने इनविटेशन को ढूंढा है, लेकिन यहां आने के बाद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तुम खेल खेल सकते हो, तुम्हें अपनाया जाता है, लेकिन चुनाव तुम्हारा है। ये खेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और खेल एक बार शुरू कर दिया उसके बाद तुम इसे छोड़कर भाग नहीं सकते। उस आदमी ने मुझे कहा कि एक बार तुमने खेल खेलना शुरू कर दिया ना, तो इस खेल को छोड़कर जा नहीं सकते। खेल को पूरा तो तुम्हें खेलना ही होगा, जीतना होगा, और अगर तुम जीत नहीं पाते तब भी वही होगा जो तुम खेल छोड़कर जाओगे तब होगा। तो मैंने हामी भर दी, हाँ मैं खेलना चाहता हूं। उसके बाद वो पूरा का पूरा पेड़ हिलने लगा। फिर एक अलग आवाज आई। ये उस आदमी की आवाज नहीं थी, ये किसी और की आवाज थी, और ऐसा लग रहा था जैसे एक आदमी हो एक औरत हो, दोनों की मिली जुली सी ये आवाज। और वो कह रही थी, तुम्हें रस्म को निभाना होगा, रस्म के अनुसार इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाना है तुम्हें। ये लालटेन निकालो, इसे अपने हाथ में पकड़ो, उसके बाद आगे की तरफ सीधा चलते चली जाओ। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा तुम्हें बोलते जाना है, और सामने तुम्हें वो चौखट नजर आ रही है, उस चौखट को पार करना है। यही वो रस्म है खेल के अंदर आने की। चौखट को पार करते ही तुम खेल में होगे, और उसके बाद खेल का नियम यही है, तुम खेल को छोड़कर भाग नहीं सकते। बाकी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो समय समय पर तुम्हें खेल में समझाया जाता रहेगा, और मैं वो तुम्हें खुद समझाऊंगी। फिर मैंने वो लालटेन उतारी। ऐसा लग रहा था आसपास किसी ने आग जलाई हो, थोड़ा थोड़ा धुआं सा हो रहा था। फिर सामने की तरफ मैं चलता चला गया। उसने मुझे जैसा जैसा बोलने के लिए कहा मैं वैसा वैसा बोलता जा रहा था, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। कह तो रही है कि वो एक औरत है, जिस तरह से उसके ये शब्द हैं, लेकिन आसपास तो कोई नहीं, और ना ही मुझे पेड़ के ऊपर कोई नजर आ रहा है। बार बार मैं पीछे मुड़कर देखे जा रहा था, और धीरे धीरे वो चौखट नजदीक आती जा रही। मुझे लगा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किसी को भी यही लगेगा कि ये कोई शैतानी ताकत है जो आपसे बिना सामने आए बात कर सकती है। शायद यहां कहीं ना कहीं तो कोई स्पीकर छिपाया गया होगा। मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मैं एक पुलिस वाला हूं, पकड़ूंगा इन्हें, जो भी हैं ये, मैं इनका पर्दाफाश करूंगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा, और धुआं भी बढ़ रहा। आसपास आग जलाई लग रही थी, तो जैसे ही चौखट के बेहद करीब था मैं वो शब्द दोहराता जा रहा जो मेरे कानों में पड़ रहे थे। वो औरत जैसा जैसा बताती गई मैंने सब कुछ बोला, और उसके बाद जैसे ही मैंने चौखट के पार पैर रखा, पूरी तरह से सन्नाटा। उसके बाद मुझे उस औरत की कोई आवाज नहीं आई, और मैं उस चौखट के पार पहुंचकर आवाज लगाने लगा, लो मैं इस तरफ आ गया। क्या मुझे अब कुछ करना होगा? खेल क्या है? क्या तुम सामने आओगी? क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मुझे किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और मैं सोच में पड़ा हुआ था, आखिर कोई मौजूद भी है। फिर मैं आवाज लगाता चला गया। जब कोई जवाब दे ही नहीं रहा तो मुझे लगा मुझे पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए स्पीकर कहां पर रखा है, पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, किसी ने वो चौखट वहां से गायब कर दी थी। वो सिर्फ एक चौखट थी जिसमें दरवाजा लगा होता है, लेकिन ऐसे ही जंगल के बीचों बीच किसी ने चौखट टिकाई हुई, और अब कोई जैसे उठाकर ही ले गया। मैं इधर उधर घूमता चला गया, आवाज लगाता चला गया, और हैरानी की बात थी, उस धुएं की चादर को चीरते हुए जब मैं पीछे पहुंचा था, वहां पर कोई तालाब मौजूद ही नहीं था, और ना ही वहां पर कोई पेड़ था।
ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ चला गया तालाब? खुद से ही मैंने यह सवाल पूछा था। फिर वो धुआं जिसमें सांस लेने में मुझे परेशानी हो रही, और वो धुआं बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो धुआं इतना ज़्यादा बढ़ चुका था जैसे वहाँ पर आग लगी हो, और मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा क्योंकि सांस लेने में ही परेशानी हो रही। धुआं बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। मैं खांसता जा रहा, खांसता जा रहा। आंखों से आंसू बहने लगे थे। आग की एक लपट तक नजर नहीं आई, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा था। धुएं को चीरने में परेशानी होने लगी, और तब मुझे लगा सांस तो लेनी होगी। क्या करूं, क्या करूं? तब मेरे दिमाग ने काम किया और मैं जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये धुआं ऊपर की तरफ होना चाहिए। जमीन के नीचे इतना ज्यादा धुआं बिल्कुल धुंध की तरह क्यों छाया हुआ है? तो मैं ऊंचाई पर चलता हूं। यकीनन ये ठंडा धुआं है, किसी तरह की गैस है ये। और मेरी बात बिल्कुल सही निकली। जैसे ही मैं एक पेड़ के बिल्कुल शिखर पर पहुंचा, मैं धुएं से ऊपर उठ चुका था और अब मैं अच्छे से सांस ले पा रहा था। मैं पेड़ के शिखर पर ही था और मुझे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आ रहे, लेकिन नीचे धुआं, और इस धुएं में ज्यादा समय तक जिंदा रहा ही नहीं जा सकता। किस चीज को जलाया जा रहा है जो इतना ज्यादा धुआं किया हुआ है? जहां तक नजर जा रही थी मुझे धुआं ही धुआं नजर आ रहा। और तभी मैं जिस पेड़ के शिखर पर था वहां पर आकर एक उल्लू बैठा, बिल्कुल साथ वाली उस डाल पर। वो डर ही नहीं रहा था, और उस उल्लू के गले में एक तावीज था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का पाला गया ये उल्लू होगा, पालतू उल्लू। और गले में वो जो तावीज था, वो उल्लू खुद मुझे देना चाहता हो। खुद ब खुद मेरे करीब आया, और मैंने उस डाल को जिस हाथ से पकड़ रखा था, वो उल्लू अपनी चोंच मेरी उंगलियों पर मारने लगा। पहले मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन वो मुझे संदेश दे रहा। पालतू उल्लू गले के उस तावीज को आगे की तरफ बढ़ा रहा था, और जैसे ही मैंने उस तावीज को पकड़ा, वो मोटा तावीज था। धागा टूट गया अपने आप, तावीज मेरे हाथ में, और उल्लू एक झटके से उड़कर वहां दूर चला गया। तावीज हाथ में, और मैं एक डाल को संभालते हुए उस तावीज के अंदर से जो कागज था उसे बाहर निकालकर पढ़ने लगा था। मैंने जैसे ही उस कागज को पढ़ा, उसमें मुझे एक रस्म की जानकारी दी गई थी। मुझे उस रस्म को पूरा करना होगा, और मुझे लकड़ियों को जोड़कर एक ऐसी चीज बनानी होगी जो मुझे इस धुएं से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन ये काम मुझे नीचे करना होगा, वरना इस धुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे बचना है तो ये काम करना होगा। और जब मैंने ये पढ़ा था ना कि अगर तुम्हें बचना है तो ये काम करना होगा, तभी मेरे कान में एक आवाज़ गूंजी। नीचे कोई बहुत जोर से बोला था। पूरे जंगल में ये आवाज़ गूंजी थी कि अगर तुम्हें बचना है तो ये काम करना होगा। और फिर वो धुआं जो नीचे था ना, वो ऊपर की तरफ आने लगा, ऊपर की तरफ आता चला गया। अब पेड़ के ऊपर भी सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, इसीलिए मुझे वो काम करना था। तो मैं पेड़ से नीचे उतरा, दम घुट रहा, लेकिन जैसा बताया गया मैं वैसा करता जा रहा था। धुएं को दूर करने के लिए मुझे लकड़ी में आग लगानी होगी। लकड़ी में आग लगाने के लिए कोई चीज तो चाहिए। आग किससे लगाऊं? मैं पुलिस में था ना, इसीलिए मुझे तरीका आता था। एक लकड़ी के बीच मैंने दूसरी लकड़ी को सटाया और अपने हाथ से तेजी से घुमाने लगा। मैं खांसे जा रहा था, और खांस इतनी जोर से रहा था, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। धुआं सीधा फेफड़ों में भरने लगा था, लेकिन किसी तरह गर्मी के कारण घर्षण हुआ, और मैंने चाकू से हल्का सा बुरादा निकाला था उस लकड़ी का। लपटें निकलने लगी चिंगारियों के कारण। आग लग चुकी थी, लेकिन ये शुरुआती चरण था उस काम का। मुझे अपने अंगूठे का खून एक लकड़ी को लगाना होगा और उस लकड़ी को इस आग में रखना होगा। फिर ये लकड़ी एक गुड़िया के आकार में बदल जाएगी जलने के बाद। ये गुड़िया मुझे बताएगी मुझे किस तरफ जाना है।
गुड़िया इशारा करेगी, मुझे उस तरफ जाना है धुएं से, तभी मैं बाहर निकल सकता हूं। ये सोच से परे काम था। मुझे इधर उधर देखने में कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या है, कितनी बुरी तरह से फंसाया है। ऐसा लगता है ये मारने का अलग तरीका है, लेकिन फिर भी सच का पता लगाने के लिए मुझे ये काम तो करना होगा। मैंने लकड़ी पर अंगूठे का वो खून लगाया, फिर आग में उस लकड़ी को रखा। उस लकड़ी को आग इतनी तेजी से लगी कि मैं सोच ही नहीं सकता था, लेकिन आग ने उस लकड़ी को पूरी तरह से नहीं जलाया। जैसे उस लकड़ी के अंदर पहले से किसी और लकड़ी की गुड़िया बनी हो। ऊपरी हिस्सा जल गया, बीच से एक और गुड़िया निकली। मैंने उस गुड़िया को पकड़ा। कमर से नीचे तो वो गुड़िया बिल्कुल साधारण लकड़ी की थी, लेकिन बीच में जैसे लकड़ी का और हिस्सा, ऊपरी और निचला हिस्सा अलग अलग था। तो नीचे से पकड़ो, बिल्कुल एक कंपास की तरह ऊपरी हिस्सा घूम रहा और एक उंगली से उसने इशारा किया हुआ। मैं उसे जिस भी दिशा में घुमाता वो उंगली उसी तरफ इशारा करती, उसकी बाजू। फिर मैं उस तरफ भागने लगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं चिल्ला रहा, चीख रहा कि तुम कौन हो, क्योंकि धुएं में सांस ज्यादा देर ली नहीं जा सकती। अब मैं गिरने लगा था, चक्कर आने लगे थे, लेकिन जिस दिशा में वो गुड़िया मुझे दिखा रही, मैं भागता गया और कमाल हो गई। ऐसा दृश्य सोच से परे। मैं उस धुएं की चादर से एक झटके में बाहर निकल गया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो धुआं एक पेड़ तक सीमित था, जैसे एक कांच की दीवार के पीछे, और मैं दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ धुआं था ही नहीं, और मैं खुलकर सांस ले पा रहा। बेहोशी की कगार पर था। खांसा मैंने, बहुत ज्यादा खांसा। मुंह से भी थोड़ा थोड़ा कुछ समय तक धुआं निकलता जा रहा था। जब मैं अच्छे से सांस ले पा रहा था, उठा मैं और मैंने आवाज लगाई कि मैंने काम कर दिया है, अब तो मेरे सामने आ जाओ। वो औरत की आवाज फिर से आसपास गूंजने लगी थी। तुमने काम अच्छे से किया, अब बिल्कुल सीधे चलते चले जाओ, ये गुड़िया तुम्हें दिशा दिखाएगी। मैंने उस गुड़िया को घूमते हुए देखा। पहले वो कंपास की तरह एक खास दिशा में इशारा कर रही थी, लेकिन गुड़िया अपने आप घूमी, अब दूसरी दिशा में इशारा करने लगी। मैं उस तरफ चलने लगा था, और वो औरत की आवाज, तुम्हें वो किले तक पहुंचना है, इस तरफ से किले में घुसोगे, दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता है। लाल दरवाजा घुसने के लिए और लाल ही दरवाजा बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहां से बचना मुश्किल है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें झूठ दिखाएंगी, लेकिन सच तुम्हें ढूंढना है, बस इतना। फिर मैं उस दिशा में बढ़ता चला गया। कोई तो मिले जिसे मैं पकड़ पाऊं। अरे इतने बड़े जंगल में इतने स्पीकर लगाए हैं, इतने माइक लगाए हुए हैं, मुझे तो ये बड़ी संस्था लगती है। कोई इंसान तो मिले जिसे मैं पकड़ पाऊं, उससे उगलवा पाऊं। कोई बात नहीं, अब तक मैं सुरक्षित हूं। किसी ऐसी जगह मैं नहीं फंसूंगा जहां मुसीबत बढ़ जाए। मुझे सामने एक किला नजर आया, एक बड़ा किला, और इस हिस्से में इतना बड़ा किला मौजूद है मुझे पता ही नहीं था। आगे एक कच्चा रास्ता बना हुआ था, शायद आगे वाली सड़क की तरफ जाता हो। जब मैं उस किले के लाल दरवाजे के पास पहुंचा था, वो जो गुड़िया थी ना, ऊपरी हिस्सा गोल 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 घूमने लगा, बहुत तेजी से गोल 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 वो हिस्सा घूमे जा रहा, और मुझे उस किले के अंदर से बड़ी भयानक आवाज आ रही थी। ये किसी इंसान की आवाज थी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी, और कराहने की आवाज थी, लेकिन बीच में चीखने की, जैसे कराहते कराहते किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया हो। अब मुझे वो लाल दरवाजा खोलना था। मैंने वो लाल दरवाजा खोला। ये पुराने जमाने का किला लग रहा, और मुझे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ का एहसास होने लगा। थोड़ा थोड़ा खुद पर ही शक होता जा रहा था मुझे। लाल दरवाजे को खोलकर जब मैं अंदर पैर रख चुका था, धड़ाम की आवाज ने मुझे डरा दिया। वो लाल दरवाजा पीछे से बंद हो चुका था, और इतना मोटा दरवाजा था वो कि मैं उसे दोबारा खोल नहीं सकता था। अपने आप बंद हो गया, और आगे एक छोटी सी गली थी। उस गली के जरिए मैं आगे बढ़ता चला गया, और जैसे ही आगे मैंने एक इंसान को देखा, तब
मेरा दिमाग काम करने लगा। तो ये है, अब मुझे डराने की कोशिश होगी। यह इंसान यकीनन मुझसे बात करेगा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, देखिए भाई साहब, मैं ये खेल खेल रहा हूं, आप कुछ बता सकते हैं? और उस आदमी ने जब पीछे मुड़कर देखा, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि वो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन दूर खड़ा था। कद उसका 7 फुट था, कपड़े जैसे पुराने सड़े हुए पहने हुए थे, और जब उसने मेरी तरफ चेहरा किया, वो भयानक चेहरा था। इतना बड़ा मुंह, मैंने कभी किसी इंसान का इतना बड़ा मुंह नहीं देखा। फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा था। उसके चलने की रफ्तार तो बेहद कम थी, लेकिन उसके बावजूद गुस्से से भरा वो मेरी तरफ जैसे बढ़ रहा, ये साफ था वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मैं उस छोटी सी गली से निकला, लेकिन वो मेरे पीछे ही था। फिर मैंने उसे कहा, देखिए भाई साहब, बात सुनिए, अब मैं डरने वाला नहीं, ये जो भी तुम बने हुए हो। लेकिन फिर उसने मुझे पकड़ने के लिए मेरे करीब से अपना हाथ निकाला था, और उसका जो कद था, उसका जो भारी हाथ था, इतनी जोर से हाथ घुमाया था कि अगर मेरे लगता तो मुझे दर्द बहुत ज्यादा होता। और दूसरी बार तो जब उसने वो हाथ घुमाया, मैं उस दीवार से पीछे हट गया और उसने दीवार पर हाथ मारा था। 2 ईंटें उस दीवार की नीचे गिर गई, सिर्फ उसके हाथ मारने के कारण। उसका हाथ लोहे की तरह था। फिर मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना वो तो मुझे नुकसान पहुंचा देता। मैंने बंदूक निकाली और उसकी तरफ तानते हुए कहा, देखो मैं गोली चला दूंगा, रुको रुको रुको, हाथ पीछे करो। वो रुकने वाला नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही वो मुझे पकड़ने वाला था, मैंने उसकी छाती पर गोली चला दी। गोली उसके बिल्कुल छाती के बीच लगी थी। वो एक पल के लिए रुका। मुझे अंदाजा था कि अब एक झटके में वो ढेर हो जाएगा, लेकिन फिर वो आगे बढ़ने लगा। कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने दूसरी बार उसके पेट पर गोली चलाई, उसका भी कोई असर नहीं, और इस बार उसका हाथ मेरी छाती पर पड़ा। यकीन कीजिए, जान ही निकल गई मेरी तो। मैं एक झटके में उड़ता हुआ दीवार पर जाकर टकराया था, और तब मैं समझ पाया ये कोई इंसान है ही नहीं, ये कोई अलग चीज है। फिर मैंने उसके सर पर गोली चलाई। हो सकता है कि उसने धातु का कोई कवच पहना हो, जिस कारण गोली का असर उसके धड़ पर हो नहीं रहा। मैंने जब सर पर गोली चलाई ना, उसका माथे का मांस जरा भी नहीं उखड़ा। गोली बिल्कुल माथे पर चिपक चुकी थी, पिचकी हुई। और तब मेरे होश उड़ गए। मैंने 2-3 गोलियां और चलाई, और जब उसके शरीर पर उसका असर हो ही नहीं रहा, तो मुझे लगा भागने में समझदारी है, भागो, ये इंसान है ही नहीं। और तब मैं घबराता चला गया। वो एक ऐसा किला था, बिल्कुल भूल भुलैया की तरह, और उसके चलने की आवाज आती। मैं छिपता, लेकिन वो मुझे सूंघ सकता था। वो दीवार पर नाक लगाकर सूंघता। मैंने जहां जहां हाथ लगाया होता वो महसूस करता, और मेरे पीछे पीछे। छिपने की जगह थी ही नहीं। वो पूरा किला ऐसे बनाया गया था जैसे कोई कमरा उसमें हो ही ना, सिर्फ रास्ते भागने के लिए। शायद ये खेल का हिस्सा था। एक शिकारी और एक शिकार, दोनों के बीच ये खेल चल रहा, और मुझे पता था उसने मुझे पकड़ा तो वो मुझे मौत के घाट उतार देगा। तो मैं बिना रुके भाग रहा। सांस मुझे चढ़ी हुई, और मैं उस किले में नीचे बहुत भटका। कोई लाल दरवाजा नहीं था, एक ही लाल दरवाजा था, वो पीछे वाला, और वहां जाने का रास्ता भी अब मुझे नहीं मिल रहा। बार बार घूमकर वो मेरे करीब आ जाता और मुझे भागना पड़ता। मैं बहुत लंबे समय तक भागता रहा, और थकान बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसके बाद मुझे किसी तरह किले से बाहर निकलने का एक रास्ता नजर आया। एक लकड़ी का काला दरवाजा। ये लाल दरवाजा नहीं था, लेकिन काला था, दरवाजा तो था। मैंने धक्का देकर वो दरवाजा खोला तो मैं किले के अंदरूनी कब्रिस्तान में पहुंच गया। ये कैसा कब्रिस्तान था! ऐसा लग रहा लकड़ी के पुतले बनाए हों। अब वो पुतले कब्रों से आधे आधे बाहर आए हुए, सिर्फ डराने के लिए बनाए गए थे वो। लेकिन जब मैं उन कब्रों के करीब पहुंचा, वो लकड़ी के कोई पुतले नहीं थे। वो पूरी तरह से इंसान भी नहीं, लाशें थीं वो लाशें, लेकिन हिल भी रहीं। बोल नहीं पा रहे थे वो, हिल पा रहे थे। आधे कटे धड़,
एक दीवार पर चिपका हुआ सर ईंटों के बीच जैसे फंस चुका हो। इतना खौफनाक अनुभव था कि मैं चीखने लगा था। जिस भी कब्र के पास मैं किसी लाश से टकराता वो मुझे लाश इशारे करती और मैं लाशों को देखकर डर रहा। मुर्दे हिलने नहीं चाहिए, अगर हिलने लगे तो मतलब अलग होता है। यहां मुझे हिलने वाले मुर्दे दिख रहे थे। मैंने वहां धातु के हथियार भी ढूंढे, फावड़ा, छैनी, लेकिन वो जो जीव था ना उस पर इसका कोई असर नहीं। लेकिन ये मुर्दे जिनसे मैं डर रहा वो मुझे पकड़ नहीं रहे, इशारा कर रहे थे। और तब मुझे लगा इनका इशारा यहां से बाहर निकलने का तो नहीं, वो इशारा एक खास दिशा में कर रहे। वहां पर एक पेड़ लगा था। मैं हर जगह दरवाजा ढूंढ चुका, लेकिन वो पेड़ की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? एक पेड़ बिल्कुल दीवार के साथ। वहां देख चुका था मैं, आसपास दीवार में कोई दरवाजा है ही नहीं। लेकिन फिर मैं पेड़ के पास गया, किसी तरह चकमा देकर उस जीव को, मैं उसे इंसान मानता ही नहीं, वो जीव था। कोई असर नहीं किसी धातु का। फावड़ा मैंने उसकी आंख में घुसाना चाहा, फर्क ही नहीं। फावड़ा जो लोहे का था अपनी उंगलियों से उसने टेढ़ा कर दिया, लोहे को मोड़ दिया उसने। मैं जब उस पेड़ के करीब पहुंचा तो उस पेड़ के बिल्कुल दूसरी तरफ दरवाजा, पेड़ के बीच दरवाजा बना था, किसी दीवार पर नहीं। मेरी आंखें खुल गई और वो जीव मेरे बेहद करीब था। अब मैं भागूं या इस दरवाजे को खोलूं? दरवाजे के पार क्या हो सकता है? ये तो एक पेड़ है ना। लेकिन मैंने जब दरवाजा खोला मुझे आगे रास्ता नजर आया, लेकिन फिर मैं घूमकर पेड़ को देख रहा। ये तो पेड़ है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे जंगल क्यों नजर आ रहा है दरवाजे के पार? यहां तो किला होना चाहिए। लेकिन जब वो मुझे पकड़ने वाला था मैंने उस दरवाजे को खोल दिया। जब मैं दरवाजे के पार था ना, वो जीव दरवाजे के बाहर निकलना चाहता था। मैंने धक्का देकर दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद वो दरवाजा खोल ही नहीं पाया और मैं इस तरफ कुछ जख्मी भी हुआ था, चोट भी लगी थी। और तब मुझे एहसास हुआ, अगर आपको मुर्दा भी नजर आए तो जरूरी नहीं है कि वो आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपकी मदद कर रहे हों, हो सकता है वो नहीं चाहते कि आप भी उनके जैसे बने। अब मैं ये मानने लगा था कि ये कोई अमीरों की संस्था नहीं है जो ये खेल खेलने के लिए कहती है। ये कोई श्रापित खेल है जैसा गांव वाले कह रहे थे। मैं इस खेल का हिस्सा बन चुका हूं। अब इस खेल से मुझे बाहर निकलना है, लेकिन शर्त तो यही है ना, खेल को खत्म करना था। इसे बीच में से छोड़कर जाया नहीं जा सकता था। मेरे हाथ में जो गुड़िया थी वो मुझे अब इशारा कर रही थी। मैं उस दिशा में बढ़ने लगा। मैंने सवाल पूछा, किसी ने जवाब दिया ही नहीं। लेकिन जब मैं उस तालाब के करीब पहुंचा, वो तालाब का पानी कांच की तरह साफ था और वहां उस औरत की आवाज आई, इस तालाब के बिल्कुल बीच में वो दरवाजा है, यहां से बाहर निकलने का। तुम उसके बाद जंगल से बाहर निकल जाओगे, लेकिन दरवाजा खोलना आसान नहीं, तुम्हें बलिदान देना होगा। बलिदान एक ऐसा जो तुम्हारी मौत के बराबर हो। बस इतना। मैं सोच में पड़ चुका था, ऐसा बलिदान जो मेरी मौत के बराबर है, आखिर मुझे करना क्या होगा? उसके बाद मैं जल्दी से उस तालाब में छलांग लगाकर तैरता हुआ दरवाजे को खोलना चाहता था। लेकिन जमीन में जो दरवाजा है, अगर मैं उसे खोल भी लूंगा तो नीचे तो पानी भरा होगा ना। क्या मुझे उस पानी से निकलकर जाना होगा? कितना तैरना होगा? और नीचे क्या है? ये जवाब जानने के लिए मुझे पानी में जाना चाहिए। ये सोचकर मैंने जब पानी में छलांग लगाई, वो पानी पारदर्शी था, लेकिन उस पारदर्शी पानी में मुझे नजर आया ही नहीं। वहां कई जीव थे, बहुत भयानक, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह वो जीव। चेहरा इंसानी था लेकिन धड़ इंसानी नहीं था। कई टांगे थी जो मेरी बाजू, मेरी टांगों को चिपकने लगी, और वो सिर्फ चिपक ही नहीं रहे थे, वो मेरे शरीर से चिपककर खून पीना चाहते थे। और मुझे महसूस हुआ वो दर्द। वो चिपक चिपक कर खून चूस रहे थे और मैंने जल्दी से झटका देकर
पानी से खुद को बाहर निकालने में समझदारी समझी। छेद किए गए थे मेरी बाजुओं में, खून चूस रहे थे वो। मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई और तब सोच में पड़ा, मैं दरवाज़ा खोलूँ तो खोलूँ कैसे? ये ऑक्टोपस जैसे जीव तो हर तरफ है और जैसे ये मुझे पकड़ रहे हैं। अगर मैं सांस ले ही नहीं पाया तो तैर कर दरवाजे तक पहुंचूंगा कैसे? ये जकड़ रहे हैं। बलिदान, वो बलिदान किस चीज का होगा? बहुत समय मैं वहां पर सोचता रहा। ना तो कोई आवाज आई जो मुझे जवाब दे सकती थी और ना ही मैं खुद सोच पा रहा कि करूं तो करूं क्या। रास्ता बिल्कुल सीधा ही था। मुझे दरवाजा खोलना है और ये जो जीव हैं ऑक्टोपस जैसे, ये मेरे शरीर से चिपकेंगे, खून चूसने की कोशिश करेंगे। मैंने तब डिसीजन ले लिया, मुझे वो दरवाज़ा खोलना ही है। मैं जैसी जगह में हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता। ये कोई साधारण जंगल नहीं है। मुझे पता है किसी पेड़ के अंदर कोई दरवाज़ा आपको किसी और जगह नहीं ले जा सकता। ये सब कुछ ऐसा है, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा तो मुझे मौत मिलेगी। मैं फंस चुका हूँ तो नियमों का पालन करूँगा। मैंने पानी में छलांग लगा दी। वो ऑक्टोपस जैसे जीव मेरे शरीर से चिपक चुके, वो मुझे खींच नहीं रहे थे, बस चिपके जा रहे और मैं तैर पा रहा। तैरता तैरता मैं दरवाजे तक पहुंचा तो आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। पूरे के पूरे शरीर पर उनकी वो टांगें चिपकी हुई जो मेरा खून चूसे जा रही थी। और मैं जब दरवाजे तक पहुंचा, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हैरानीजनक दृश्य था। मुझे उस दरवाजे के पार पलटी दुनिया नजर आ रही, यानी कि अब गहराई में जाएंगे तो और भी ज्यादा गहराई वाला रास्ता नजर आएगा ना। लेकिन उस दरवाजे के पार मुझे आसमान नजर आ रहा। नीचे कौन सा आसमान है? जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गया, वहां पानी था ही नहीं। मैं रेगिस्तान के एक दरवाजे से ऊपर की तरफ निकला, जैसे गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो गया हो। लेकिन वो टांगों ने मुझे छोड़ दिया था। बलिदान भी मेरी समझ में आया, मेरे खून का बलिदान। मेरे शरीर का बहुत ज्यादा खून चूसा जा चुका था कि मेरी टांगें लड़खड़ा गईं। मैं चल ही नहीं पा रहा, आंखों के सामने अंधेरा और मैं वहां पड़ा हुआ था। कुछ समय तो सही से मुझे होश ही नहीं, दिमाग काम कर ही नहीं रहा। और मुझे पता है जब शरीर का बहुत ज्यादा खून कम हो जाए तो हमें दिल का दौरा पड़ जाता है, दिमाग तक खून पहुंचता ही नहीं, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया। मैं चल तो नहीं पा रहा, लेकिन किसी तरह मैं बैठ चुका था। और फिर मेरे हाथ में वो गुड़िया गोल गोल घूमने लगी और फिर एक दिशा में इशारा करने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। किस मुसीबत में फंस चुका हूं मैं। अब वो लाशों का सच भी पता लग गया था। ऐसी जगह पर अगर आप फंसेंगे तो आप कर भी क्या सकते हैं? मौत मिलती है मौत, और मौत से बचा कैसे जा सकता है। मैं खुद सोच में पड़ा हुआ कि मेरी मौत किस जगह होगी, मैं खेल पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं, और खेल के अंत में मुझे निकलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो मेरी मौत नजर ही आने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहता था। तो मैं उठा और चलने लगा। गुड़िया जिस दिशा में मुझे इशारा कर रही, मैं बढ़ता जा रहा और हल्की हल्की आवाज भी लगा रहा। मुझे मेरी आवाज के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। रेगिस्तान अंतहीन था। बहुत दूर दूर तक मुझे रेत ही रेत नजर आ रही। रेत के सिवा और कुछ भी नहीं था वहां पर। रेत में जब पांव धंसते हैं तो चलने में परेशानी होती है, और एक ऐसा इंसान जो पहले से ही खून की कमी के कारण जूझ रहा हो, चलने में बहुत परेशानी कर रहे थे। ये अचानक ही उस रेगिस्तान में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। गुड़िया जिस दिशा में इशारा कर रही वहां कुछ नहीं था। मैं उस दिशा में बढ़ता चला गया, और रेगिस्तान में बर्फबारी बहुत भयानक हो सकती है। छिपने की कोई जगह थी ही नहीं। ठंड लगने लगी, और वैसे भी खून की कमी के कारण शरीर मेरा पहले से ही बहुत ज्यादा ठंडा था। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। इसलिए खुद को बचाने के लिए इतनी ज्यादा बर्फबारी में जमीन के अंदर घुसना ही सबसे अच्छी बात होगी, ये सोचकर मैंने खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते रेत में एक खड्डा बनाकर उसके अंदर घुस चुका था।
और ऊपर से बर्फ पड़ती जा रही। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि अंदर भी ठंडक आने लगी और बाहर तो इतनी ज्यादा ठंड थी कि मेरा शरीर कभी भी अकड़ सकता था, जम सकता था। लेकिन उस खड्डे में किसी तरह मैं बचा रहा। और गुड़िया जो इशारा कर रही, मैं उसे इशारे का कुछ नहीं कर सकता था। शरीर जमने की कगार पर था। मेरा शरीर बहुत ठंडा हो गया और उस खड्डे के बाहर तो हालात ऐसे थे कि अगर मैं उबला हुआ पानी भी 1 सेकंड के लिए बाहर रखता तो शायद उसकी बर्फ जम जाती, इतनी ठंड थी। और जब हाइपोथर्मिया होता है ना, तब आपका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा और दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। तब मौत नजर आने लगती है। मुझे भी पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही, शरीर कम कपाए जा रहा, लेकिन अब शरीर ने कांपना बंद कर दिया था। अब तो शरीर बिल्कुल शिथिल था, यानी अब मौत को अपनाया जा चुका है। अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं ज़मीन में खड्डा खोदने लगा और ज़्यादा, क्योंकि पहले रेत थोड़ी गर्म थी। बाद में बर्फबारी शुरू हुई ना, मिनटों में इतनी बर्फ पड़ने लगी कि ठंड बढ़ गई। नीचे रेत गर्म थी तो मैं जल्दी से खड्डा खोदते हुए रेत के नीचे घुसने लगा। गर्म गर्म रेत शरीर को थोड़ा सा आराम दे रही थी, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं था। मैं खड्डा खोदता चला गया, खड्डा खोदता चला गया, और जैसे ही खड्डा खोदने के बाद मैं काफ़ी नीचे हाथ बाहर की तरफ निकला, लेकिन उस खड्डे के पार मुझे आसमान नजर आ रहा। ये हो क्या रहा है? जो नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे है। नीचे गर्मी थी और जैसे ही खड्डे के बाहर निकला, मुझे एक ऐसा सूखा जंगल नजर आया जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी चमड़ी जलने लगी। जलन का एहसास हो रहा था। ठंड से तो मैं बच चुका था, लेकिन आग से कैसे बचता? अब दर्द फिर से महसूस होना शुरू हो गया था। मैं हाइपोथर्मिया में था, लेकिन अब शरीर ठीक हुआ तो जलन का एहसास। और यकीन कीजिए, जलकर मरने से ठंड में अकड़कर मरना अच्छा होता है। मैं ये साफ अपने अनुभव से बता सकता हूँ। जब चमड़ी जलती है तो बिल्कुल असहनीय दर्द होता है। कपड़े जलने लगे थे, चारों तरफ तापमान बहुत ज़्यादा और भागने का कोई रास्ता ही नहीं। चारों तरफ आग लगी हुई थी और चारों तरफ की वो आग मुझे अपनी चपेट में ले लेना चाहती थी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ, मैं रेगिस्तान में अगर बर्फ पड़े तो छिप कर बच सकता हूँ, लेकिन आग से कैसे बचूं? यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है, कोई पानी नहीं है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? कोई रास्ता नहीं। और वो गुड़िया जो जलने लगी थी, मैंने उसे फेंक दिया। वो गुड़िया भी जल रही और मेरी आवाज़ का कोई जवाब भी नहीं दे रहा, यानी मेरी मौत भी जलकर होगी। अब मैंने ये मान लिया था, ये एक ऐसा खेल था जिससे कोई जीत ही नहीं सकता। या मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर इस आग से बचना है, लेकिन मेरे पास कोई तरीका ही नहीं। लेकिन एक जगह मुझे कीचड़ नजर आ ही गया। कुछ भी जो गीला हो वो तापमान को कम कर सकता है, तो मैंने कीचड़ में छलांग लगाई। जलन से आराम मिला, लेकिन जैसे ही मैं कीचड़ से बाहर निकलता, तापमान इतना ज्यादा था कि वो कीचड़ मिट्टी में बदल जाता, सूख जाती वो मिट्टी, और फिर शरीर बिल्कुल तंदूर की तरह जलने लगता। और इससे बचने के लिए फिर से कीचड़ में मुझे लौटना पड़ता। अब वो कीचड़ की बनी हुई नदी जो बहुत दूर तक जा रही, उस आग के बिल्कुल बीच मैं कीचड़ में लौटता लौटता आगे निकलता जा रहा। आग इस दिशा में बढ़ रही, यानी पीछे आग लग चुकी थी, जलकर सब कुछ भस्म हो चुका, तो मुझे उस तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी तरह आग में हैं तो हमें सिखाया जाता है उससे दूर भागने की जगह हमें उस दिशा में भागना चाहिए जहां आग पहले लग चुकी हो और बुझ चुकी हो, क्योंकि वहां पर आग दोबारा नहीं लग सकती। उसके लिए सूखी लकड़ी चाहिए, लेकिन जो पहले ही जल चुकी है वो दोबारा कैसे जलेगी? कीचड़ में लौटते लौटते किसी तरह मैं आग से बाहर निकला और आगे जला हुआ वो जंगल, और मैं उस राख में गिर चुका था। खून की कमी, चमड़ी का जलना, ठंड के मारे बुरा हाल होना,
मैं इस हालात में था कि अब मौत भी काफी आसान सी लगने लगी थी। जो मैंने सहा था वो कोई कमतर नहीं था। अब आगे इस खेल में मुझे क्या देखने को मिलेगा, मेरा शरीर सह पाएगा या नहीं, मैं नहीं जानता था। लेकिन वो आवाज फिर से सुनाई दी, और इस बार वो आवाज सिर्फ सुनाई ही नहीं दी बल्कि सामने मुझे एक आकार भी नजर आया। वो राख के बीच एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा हुआ आधा मर्द नजर आ रहा था, आधा औरत नजर आ रहा था। दिखने में भयानक भी था। वो क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी आवाज, वाह, तुम हर तरह की अड़चन को पार कर ही गए। ये खेल तुम्हारे नियमों के अनुसार बना था, लेकिन उसके बावजूद तुम जीत गए। जो भी लालच के कारण इस खेल को खेलने के लिए आता है उसे मौत ही मिलती है, क्योंकि वो अपनी डगर से डगमगा जाता है। लेकिन तुम ना लालच के लिए आए थे, ना मोह के कारण आए थे। तुम यहां आए थे सच का पता लगाने के लिए, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। सच। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? लोगों को क्यों मारते हो? मुझे नहीं लगता तुम जिंदा हो। उसने कहा, जिंदगी और मौत सिर्फ समय का खेल है। समय से बाहर निकलने के बाद जिंदगी और मौत के कोई मायने नहीं रहते। सब एक जैसे ही होते हैं, मेरी तरह। और मैं भी समय में बंधा हूं। हर इंसान का एक मकसद होता है, जिंदगी का एक कार्य होता है। मेरा कार्य यह है। यह खेल सदियों से चला आ रहा है, इंसान को एक मौका देने के लिए। वो जो मांगे उसे वो मिलता है। तुम इस खेल को जीत चुके हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उसके सामने कुछ सोचा ही नहीं। मैं क्या मांगू? मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया था आखिर उन लोगों को मारा क्यों जा रहा है। अब मैं ये जान चुका हूं, वो शायद कुछ ना कुछ पाने के लिए यहां आए होंगे। उसने कहा, हाँ, किसी को धन की लालच थी तो किसी की इच्छा ही कुछ और थी। हर किसी को मौत मिली, लेकिन ऐसा नहीं कि सब मरते ही हैं। तुम्हारे जैसे जो जीत जाते हैं उन्हें वो मिलता है जिसकी वो कामना करते हैं। शुद्ध। तुम आत्मा से शुद्ध हुए, तुम्हारी सोच सबसे परे है, तभी तो तुम खुद को बचा पाए। वरना मौत तो हर कदम पर लिखी थी, लेकिन तुमने कदम सोच सोच कर बढ़ाए। अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ये एक तोहफा है जो जीतने वाले को मिलता है, और सदियों से मैं इंतजार करता हूं ऐसे इंसान का जिसे मैं तोहफा दे पाऊं। मेरी जैसी हालत थी, मुझे अपनी शायद जिंदगी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। कुछ भी। कुछ तो सोचा होगा ना। मानो कोई ऐसी ताकत तुम्हारे सामने आ जाए जो समय से परे हो, तुम उससे क्या मांगना चाहोगे? और मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का चेहरा उभरने लगा, और मैंने सवाल किया, क्या तुम कुछ भी दे सकते हो? उसने कहा, कुछ भी। मैं समय के नियमों तक को बदल सकता हूं। मैंने उससे मांगा, मेरी बीवी को एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसे स्वस्थ कर दो। वो बीमारी उसके शरीर से दूर कर दो। मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। और उसने एक चुटकी बजाई और कहा, मिल गया। जो तुमने मांगा मैंने तुम्हें दे दिया। तुम खेल के विजेता हो। अब सशरीर तुम्हें मैं वहीं पर छोड़ता हूं जहां से तुम्हें वापस लाया गया। उसने मुझे जमीन के अंदर धंसाना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे जमीन दलदली सी बन गई थी और मैं जमीन में धंसा। और जब मैं दूसरी तरफ से निकला, मैं उस पानी से निकला था, वही पेड़ लालटेन वाला। मैं उस पानी से ऊपर की तरफ निकला था। शरीर बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना वो जलन, ना वो ठंडक, ना वो चोट के निशान। मैं पूरी तरह से स्वस्थ था। फिर वो लालटेन अपने आप नीचे गिरी और पानी को आग लग गई। शरीर को बचाने के लिए मैं तालाब से बाहर निकला और मैंने उस पेड़ को जमीन में धंसते हुए देखा। लालटेन पानी के समेत वो पेड़ जमीन में धंस गया था और वहां साधारण झाड़ियां। ना मुझे चौखट नजर आई, ना कुछ और नजर आया, लेकिन मैं बच चुका था। और अब
और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं थी। जैसे ही मैं जंगल से बाहर आया, सबसे पहले अपनी बीवी को देखना चाहता था। क्या मुझे कुछ मिला भी है? क्या मैंने कुछ पाया भी है? सच के सिवा क्या सच में मेरी बीवी ठीक हुई? जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी बीवी बेड से ऊपर उठकर बैठी हुई और डॉक्टर खुद हैरान थे। और मेरी बीवी मुझे ये बताना चाहती थी, मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, और मैं बहुत ज्यादा खुश। लेकिन मैंने अपनी बीवी को कान में कहा, अब आगे आगे देखो, शायद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। उम्मीद नहीं थी उसे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर हैरान हो गए। शरीर के अंदर जो कैंसर था वो गायब ही हो गया। वो कहाँ गया पता ही नहीं। ये एक असंभव काम था जिसका जवाब डॉक्टर के पास था ही नहीं। ये कैसे हो गया? मेरी बीवी चल फिर सकती थी, पहले वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी और मौत का इंतजार कर रही। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। मेरी बीवी ने मुझसे सवाल जरूर पूछा था, ये कैसे हुआ? और मैंने कहा, किस्मत। कभी कभी किस्मत में हम जीत जाते हैं। जिंदगी जीतने वाले को तोहफा मिलता है। वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई और मैं उसे समझाना भी नहीं चाहता था। जिस खेल को खेलकर मैं जीता था, मौत मेरे सामने थी, लेकिन मैंने मौत को मात देकर ये पाया था। और इसके बाद डीएसपी सर को मैंने यही कहा कि सर, मैं उस केस को सुलझा नहीं सकता। मुझे लगता है किसी तरह से ये अजीब से हादसे हुए होंगे, क्योंकि वो हादसों की तरह ही लग रहा था। शायद ये लोग किसी तरह की कोई रस्म या काले जादू में लिपटे हुए ये किसी हादसे के कारण मारे गए, और कुछ कत्ल हो सकते हैं जिसकी तफ्तीश हम करते रहेंगे। मैं पूरा सच किसी को बता नहीं सकता था। मैं किसी और को खतरे में डालना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात मानता हूं, घने जंगलों में ऐसे कई राज होते हैं जो कभी पता नहीं लगने चाहिए। ना तो उन राज से पर्दा उठाया जा सकता है और ना ही उन राज को खत्म किया जा सकता है। उसके साथ ही रहना हमें सीखना पड़ता है।